कम टाइम में अब हमें इतना सारा सिलेबस है, वो रिवीजन कैसे करें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। और मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, रैपिड रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में हम हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले डिस्कस करेंगे। मतलब विदाउट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 9 मार्क्स के लिए चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एंड विथ ऑप्शन तो ये 12 मार्क्स के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यार ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए ना, ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, तो अच्छे से करके रखना। तो भाई एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, एंड कम टाइम में अब हमें इतना सारा सिलेबस है, वो रिवीजन कैसे करें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो बेटा आपके इसी प्रॉब्लम को मैं यहां पे सॉल्व करने के लिए आ गया हूं, और मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, रैपिड रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में हम हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हां सर ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और इससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो आप वैसे कमेंट में लिख सकते हो कि सारे चैप्टर्स का सीरीज आपको चाहिए। अभी तो मैंने प्लान किया ओनली हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, ठीक है, और उसको हम कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर एक बार क्विकली रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसी के साथ साथ मैं आपको उस चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, और वो क्वेश्चंस मैंने इतना एनालिसिस करके निकाले हुए ना भाई, आप बोर्ड एग्जाम 2026 में देखेंगे उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसमें आपका एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज होने वाला है, उसी के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। और इतना अगर आप अच्छे से करके रखते हो ना, तो इस चैप्टर का आपका यार पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर पे आपको, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे। देखो वेक्टर चैप्टर जो है, इसका वेटेज हमारे बोर्ड एग्जाम में है 9 to 12 मार्क्स, करेक्ट। मतलब विदाउट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 9 मार्क्स के लिए चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एंड विथ ऑप्शन की बात अगर करूं तो ये 12 मार्क्स के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सीईटी की अगर बात करें तो 10 से 12 मार्क्स के लिए ये चैप्टर, इसका वेटेज है सीईटी में। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे यार, कभी कभी तो 8 भी क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, बट हमने एवरेज निकाला 5 से 6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन तो इस चॅप्टर से आएंगे ही आएंगे। आणि हे जे रॅपिड रिव्हिजन आहे हे फक्त बोर्डसाठीच नाही, सीईटी साठी पण कामी येणार मग, है ना। क्योंकि कंसेप्ट तो भाई सेम ही है ना, कंसेप्ट तो सेम ही है, बस क्वेश्चन सीईटी में अलग रहेंगे, बट इन्हीं कंसेप्ट पे बेस रहेंगे ना। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट वाला रैपिड रिवीजन वाला जो सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये वेक्टर के टाइप्स आपको दिख रहे, जीरो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज वेक्टर, है ना। तो इसमें भी अगर देखेंगे ना तो यार आपको क्वेश्चंस कहां पे एक्सपेक्टेड है, जीरो वेक्टर पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं, यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। और यूनिट वेक्टर आपको पता है यार क्या होता है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लो ये देखो, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ए कैप, है ना। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं भाई। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब इसी को सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा, ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो तो हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, है ना। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो तो हो जाएगा ऐसे, बट फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो जहां पे भी मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, तो समझ जाओ पहले आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और फिर उसी को उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 मैग्नीट्यूड का है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट वेक्टर पहले फाइंड आउट कर लो, उसको फिर जितना मैग्नीट्यूड आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका आंसर, है ना। तो यूनिट वेक्टर पे इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देन उसके बाद ये तो ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। देन उसके बाद डायरेक्ट आता है कोलिनियर वेक्टर्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भाई, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जितने भी टाइप्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, इसमें 2 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट वेक्टर है एंड दूसरा कोलिनियर वेक्टर है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देन अब इसके बाद चलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पहले देखते हैं। वेक्टर एडिशन के हमने कितने लॉज देखे थे, सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ से ही ट्रायंगल लॉ बना हुआ है। इसके अलावा भी हमने देखा था पॉलीगॉन लॉ भी देखा था,
करेक्ट। तो ये सब वेक्टर एडिशन के लॉज है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला में यार ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए ना, ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, तो अच्छे से करके रखना, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, उसी के साथ साथ एक्सटर्नल वाला भी आता है, बट ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। बट यार दोनों का एक अगर आप कर लेंगे ना तो दूसरा भी आपसे हो जाएगा, है ना। बस एक बार प्रैक्टिस कर लेनी आपको, ये जरा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी ये भी आ सकता है, तो दोनों भी अच्छे से करके रखना है। उसके बाद आता है देखो, let ABC be the vertices of triangle ABC, then the centroid, centroid का फॉर्मूला क्या होगा, centroid का फॉर्मूला होता है सर G बार इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3। उसके बाद अगर ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन के केस में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार बाय 4, है ना। यहां पे 3 वर्टेक्स है तो डिवाइड बाय 3, 4 वर्टेक्स है डिवाइड बाय 4, है ना। उसके बाद ये पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, अब ये इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर ये कैसे फाइंड आउट किया सर, इसको याद कैसे रखे, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। मान लो यहां पे ए बी एंड सी ये ट्राइंगल है, करेक्ट। इसका इन सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, इन सेंटर फाइंड आउट करना है, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, देखो ए बी का मैग्नीट्यूड म्हणजे ए बी या साइडची लेंथ, ए बी इस साइड की लेंथ, और उसी के अपोजिट वाला वर्टेक्स ले लो, देखो सी बार, है ना। ए बी का मैग्नीट्यूड है तो उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स ले लो। देन बी सी का मैग्नीट्यूड है तो उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या है, ए बार आना चाहिए, बराबर है सर। देन ए सी का मैग्नीट्यूड लिया तो इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या है, बी बार है, आ गया सर, है ना। डिवाइडेड बाय तीनों साइड की लेंथ, तीनों साइड्स का देखो ये मैग्नीट्यूड मतलब तीनों साइड की लेंथ का सम करना है डिवीजन में, खत्म। ये हो गया इन सेंटर का फॉर्मूला, क्लियर। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज, ए बार डॉट बी बार क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसा आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, तो डॉट एंड क्रॉस, करेक्ट। इसी को स्केलर एंड इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, करेक्ट। चलो देन एंगल जो है हमेशा 0 टू पाई के बीच में होगा, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, और इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी, करेक्ट। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगेन जैसे i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि यार डॉट है और डॉट में यहां पे एंगल 0 होता है, और यहां पे यहां पे एंगल 0 होगा और डॉट में तो कॉस होता है, तो कॉस 0 1 है। इसलिए ये जो है आई आई जे जे के इनका डॉट तो 1 आएगा, बट अगर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का यहां पे अगर एडिशन करेंगे, ठीक है, तो फिर इसका आंसर 0 आने वाला है, बिकॉज ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां पे cos 90 बनेगा, फिर एंगल तो 90 आएगा, तो cos 90 0, तो इसलिए इसका आंसर 0 होता है। तो डॉट में सेम अगर होंगे तो उसका आंसर 1 है, बट डिफरेंट होंगे तो आंसर 0 आएगा। देखो a एक वेक्टर है, a बार, यहां पे b बार वेक्टर है, तो a डॉट भी पहले करेंगे तो ये a1 b1 a2 b2 a3 b3 आएगा। तो cos थीटा मतलब दो वेक्टर्स अगर ऐसे आपको गिवन है IJK के फॉर्म में, तो cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए फिर ऐसे करेंगे आप, a डॉट b है तो डॉट क्या आ गया अपना ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का एडिशन करना है बस, ठीक है, रूट के अंदर, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, बस यहां पे एक्चुअल वैल्यूज गिवन है IJK के फॉर्म में, तो इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा बहुत इजीली, राइट। चलो उसके बाद स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार है, ऑन बी बार बोला है ना भाई, ऑन बी बार बोला है, इसका मतलब ऑन बी बार है, ऑन बी बार है, इसका मतलब नीचे कौन आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार है, ऑन ए बार है, तो नीचे कौन आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, है ना। तो ए डॉट बी तो रहेगा सेम ऊपर, बट नीचे क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो जिसके ऊपर पूछा है ऑन बी बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऑन ए बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, खत्म। उसके बाद वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऐसा ही कुछ चलेगा,
वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो नीचे आएगा, उसके साथ साथ यहां पे बी का एक यूनिट वेक्टर भी आएगा जो डायरेक्शन देने का काम करेगा, क्योंकि वेक्टर है ना भाई, वेक्टर तो उसको डायरेक्शन लगने वाला है, तो डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा, बी कैप करेगा। जिसके ऊपर बोला है उसी का यूनिट वेक्टर आएगा और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। देन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, बी बार ऑन ए बार है तो ए बार का मैग्नीट्यूड नीचे होगा एंड ए बार का ही यूनिट वेक्टर यहां पे आएगा। करेक्ट, तो ये हो गया अपना स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन की फॉर्मूले। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपना 3D वाला पार्ट है, ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है ना, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, इसी को हम एल बोलते हैं, इसी को हम वैसे एल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एन स्क्वायर। तो तीनों के स्क्वायर का एडिशन कितना होता है, हमेशा 1 आता है। एलएमएन क्या है, एलएमएन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। करेक्ट, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस आर जनरली डिनोटेड बाय, लिखा यहां पर एलएमएन, तो एल क्या है, एम क्या है, एन क्या है, बता दिया मैंने। द डीसीएस ऑफ अ लाइन अलोंग अ वेक्टर ए बार हैज द सेम डीसीएस एज दैट ऑफ ए बार। म्हणजे ए बार आपला जो वेक्टर दिला आहे त्याचे जे कोएफिशिएंट असतात ना, कोएफिशिएंट जसं आता 2i बार 3j बार, फॉर एग्जाम्पल ए बार एक वेक्टर मुझे दिया है, ए बार 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो वेक्टर आपको दिया और कभी कभी पूछेंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करो, तो डायरेक्शन रेशियो अगर पूछते ना, ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, तो डायरेक्ट लिखो 2 3 5। आणि जर याच वेक्टरचे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करायचे असतील तर डायरेक्शन रेशो आपल्याला माहित झाले, मग डायरेक्शन कोसाइन पण आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, वो फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्शन कोसाइन भी इस वेक्टर के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पे नीचे देखते हैं फॉर्मूले। एनी 3 नंबर्स ए बी सी विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो बोलते हैं सर, है ना, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज एंड एलएमएन आर डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये फॉर्मूला है, देखो ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में। एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ये पार्ट, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन, ये तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं मैं कि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं किसी लाइन के, बट डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आपके बुक में पढ़ा होगा या फिर आपने जब लेक्चर अटेंड किया तब मैंने आपको बताया था, राइट। डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट बट डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक। करेक्ट, चलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार ये दो वेक्टर्स अगर उसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा फिर, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर, यहीं पे एडिशनल और एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स d1 d2 होंगे, पैरेललोग्राम के यहां पे लिख देता हूं, डायगोनल्स अगर d1 d2 है तो एरिया इक्वल टू क्या होगा फिर, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। करेक्ट, ये क्या है, डायगोनल से। क्लियर, डायगोनल्स अगर आपको दी है पैरेललोग्राम के तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अगर उसके एडजेसेंट साइड्स दिए ए बार बी बार तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यही अगर एडजेसेंट साइड से ट्रायंगल की तो उसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट, राइट। चलो अब देखो, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। साइक्लिक चेंज अगर करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ए बी सी है तो देखो अभी सी यहां पे आ गया तो ए आगे खिसक गया और बी भी, तो सब चेंज हो रहे हैं। सी यहां पे आया, ए बी के प्लेस पे गया और बी सी के प्लेस पे, देखो सी ए बी बन गया, तो ये साइक्लिक चेंज है, तो यहां पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये सब इक्वल होते हैं। देख लो, अब देखो ये बी फर्स्ट प्लेस पे आया तो सी सेकंड पे गया होगा और ए लास्ट पे गया होगा, तो बी सी ए बन गया, हाँ बराबर है। तो साइक्लिक चेंज है तो इससे साइन चेंज नहीं होता, बट अगर सिंगल इंटरचेंज करेंगे ना तो साइन चेंज होगा। मतलब कैसे सर, देख लो, यहां पे आ जाओ, ए बी सी है तो मैंने यहां पे ना यार सी को एज इट इज उसी के प्लेस पे रखा, ओनली बी और ए में इंटरचेंज हुआ है। देख लो, बी और ए में ही चेंजेस हुए, देख लो एक बार, बी और ए उनके प्लेसेस चेंज हो गए, सी तो एज इट इज है, तो ये साइक्लिक चेंज तो हुआ ही नहीं ना, ये दोनों ने आपस में ही चेंज कर लिया, तो साइन चेंज होगा। यहां पे देखो, है ना, ए बी सी था तो अब देखो ए एज इट इज अपने प्लेस पे है, ओनली बी सी में चेंज हुआ है, देखो बी सी में चेंज हुआ है,
तो यहां पे साइन चेंज होगा, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, करेक्ट। देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 केस में जीरो आता है, कौन से? एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो उसका आंसर जीरो, या फिर एनी द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो भी उसका आंसर जीरो आता है। अगेन वन ऑफ द वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर, अगर तीनों में से कोई भी एक जीरो रहा तो भी आंसर जीरो, है ना। स्केलर ट्रिपल तो आपको याद ही होगा ना, ऐसे ए बार डॉट बी क्रॉस सी, हाँ, तो इसमें से कोई भी एक जीरो हुआ तो आंसर तो डेफिनेटली जीरो, बट इसमें से कोई भी 2 अगर कोलिनियर होंगे ना तो भी आंसर जीरो, और तीनों अगर कोप्लेनर है तो आंसर जीरो। कोप्लेनर का भी क्वेश्चन आता है, लास्ट में क्वेश्चंस मैंने लाया है इसी पीडीएफ में, तो वो क्वेश्चंस आप देख लेना, ठीक है। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो फिर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट जीरो करो, वहां से अननोन आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे, वो आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। एंड इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में डॉट है, तो इधर क्रॉस कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चलता है ऐसा, दोनों ये इक्वल है। ओके, इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप विथ को टर्मिनस एजेस एज ए बार बी बार सी बार क्या होगा? पैरेललोपाइप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ये वाला बॉक्स प्रोडक्ट ही आएगा, और अगर वही ए बार बी बार सी बार को टर्मिनस एजेस होंगे टेट्राहेड्रॉन के, तो उसका फॉर्मूला में क्या आएगा? ओनली 1/6 लगेगा, ठीक है, उसके फॉर्मूले में ओनली 1/6 लगेगा। क्या लगेगा? ओनली 1/6 लगेगा। पैरेललोपाइप के केस में सीधा सीधा एबीसी है, बट टेट्राहेड्रॉन के केस में 1/6 लगेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये देखो, इसका एक तो थ्योरम आएगा, मतलब प्रूव करने के लिए फॉर्मूला, या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए। ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेललोपाइप एंड टेट्राहेड्रॉन। ओके, देन फॉर वेक्टर्स ए बी सी इन स्पेस, इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो मैंने इसको याद रखने के लिए क्या बताया था आपको? लॉन्ग जंप ए डॉट सी पहले करो, है ना, पहले लॉन्ग जंप ए डॉट सी करेंगे, पहले ए डॉट सी दिख रहा है और बचा हुआ यहां पे लिख दो, माइनस अब शॉर्ट जंप ए डॉट बी और बचा हुआ सी यहां पे लिख दो। फिर से एक बार, अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? पहले लॉन्ग जंप मतलब ए डॉट सी बनेगा, बचा हुआ यहां पे बी आएगा, माइनस ए डॉट बी बचा हुआ इधर सी आएगा। तो ये था अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो ये हमने फटाफट क्विकली पूरा वेक्टर चैप्टर यहां पे रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये देखो, है ना, ये देख लो आप। इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। उसके बाद ये कोलिनियर का थियरम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इसकी बात कर रहा था मैं ना। अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको इक्वल टू 0 करना है, वहां से आपको अननोन मतलब p की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। उसके बाद 4 पॉइंट्स कोप्लेनर वाला क्वेश्चन है। देन यहां पे देखो ए बार बी बार दिया है, तो ये प्रॉपर्टी आपको दिया है, मतलब ये कोलिनियर का ही प्रॉपर्टी है, मतलब कोलिनियर का ही रिजल्ट है। यहां से आपको x5 फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, प्रूव 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन है। देन उसी पे क्वेश्चन से यहाँ पे देखो, है ना, ये देन सेंट्रॉइड के क्वेश्चन से ये देख लो, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर वाला क्वेश्चन भी ऐड किया है मैंने। ये देखो, अब 3D वाले क्वेश्चन से 2 एंगल्स दिए हैं, 3 एंगल्स दिए हैं, कभी कभी 2 भी दिए होते, अब यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हैं, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने। कभी कभी 2 एंगल्स दिए होते, डायरेक्शन एंगल्स 2 दिए हैं, तीसरा फाइंड आउट कर लो, है ना। तो वो रिलेशन यूज करके आपको करना है। Find the direction ratios of vector perpendicular to the 2 lines whose direction ratios are given. Find the direction cosines. ये देखो, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने, यही मैंने डिस्कस किया था। याचे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने का आया अवघड है। ये 2 -1 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है, तो उसी को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से डिवाइड करो, तो LMN आपको मिल जाएगा, है ना। यस, देन देखो अल्फा बीटा गामा, तो देखो अल्फा एंड बीटा दिया, 2 दिए, तो गामा फाइंड आउट करना, ये भी बोला था मैंने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट कोसाइन ऑफ द लाइन, तो अगर लाइंस की कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 आना चाहिए। तो एक बार देख लो सबके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है क्या? जहां पे नहीं आ रहा है वो उसका आंसर नहीं है, जहां पे आ रहा है स्क्वायर का सम वो 1 है, मतलब वो आंसर है। इफ द लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा, ओके, तो ये आपको प्रूव करना है।
उसके अलावा देखो ये देखो, है ना, ये 1/6 मतलब टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रूव करना है, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये देखो पैरेललोपाइप, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो भाई वेक्टर चैप्टर को हमने क्विकली यहां पे रिकैप कर दिया है। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। एंड ये ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, अच्छे से इस पीडीएफ को सेव करके रखना बेटा, फिर देखते हैं फाइनल एग्जाम में इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज कंटिन्यू होनी चाहिए, तो आप वैसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं #कंटिन्यू। बस आपको क्या लिखना है, #कंटिन्यू, ठीक है। देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं और कितना रिस्पॉन्स इस सीरीज को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे के चैप्टर जो है ना वो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो यहां पे रुकते बेटा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। सो बाय बाय।